हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सट्रिंसिक कोचिंग। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 2 ऑफ द जीएस एसएसबी सीनियर सर्वेयर 2016-17 में जो पेपर हुआ था उसके बारे में। इस क्वेश्चन पेपर में इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको मिल जाएंगे अगर आपकी ब्रांच जो है सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, या तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग और आईटी इंजीनियरिंग ब्रांच है, क्योंकि उन सब का सिलेबस जो है वो इस पेपर में है। इससे पहले हम ऑलरेडी 50 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट 1 मैं आपको करवा चुका हूं, जिसमें हम सिर्फ टेक्निकल पार्ट की जो है मैक्सिमम बात कर रहे हैं। नॉन टेक्निकल पार्ट की हम इतनी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मैं आपको आंसर्स बता रहा हूं। टेक्निकल पार्ट जो है उसको डिटेल में सॉल्व कर रहे हैं, और साथ साथ में क्या सिलेबस इसका हो सकता है उसको भी हम डिस्कस कर रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर को देखिए, क्योंकि अब तक आपकी एग्ज़ाम का सिलेबस आया नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली सब डिस्कस कर रहे हैं कि जो एग्ज़ाम है वो मार्च या अप्रैल में आ सकता है। हालांकि एग्ज़ाम डेट अभी तक अनाउंस हुआ नहीं है, तब तक कुछ श्योरली नहीं कहा जा सकता कि एग्ज़ाम कब आने वाला है, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाला है। तो उससे पहले क्या एग्ज़ाम लेंगे, उसके बाद की क्या एग्ज़ाम लेंगे, मतलब ये बहुत सारी एम्बिग्यूटीज़ जो है वो अभी भी है। लेकिन आपको प्रिपरेशन कंटिन्यू रखनी है। कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं ये आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके ही जान पाओगे कि देखिए ये इस क्वेश्चन में जैसे आपको बता रहा हूँ कि इस सब्जेक्ट से उठाया हुआ है, तो उसको आपको सिलेबस में कंसिडर करके उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है। बहुत ही सिंपल है, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर में जो पूछा था उस टाइम पे भी 16-17 में सेम वैकेंसी विद द सेम ब्रांच सेम नोटिफिकेशन आया था। उस टाइम पे भी सिलेबस अनाउंस नहीं किया था, विदाउट सिलेबस ही एग्जाम लिया था। तो सिलेबस का वेट नहीं करना चाहिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना चाहिए। चलिए हम क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। इफ टू फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट आर इन इक्विलिब्रियम, they must be equal in the magnitude and their line of action must be along। देखिए ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर दो फोर्स एट ए पॉइंट इन इक्विलिब्रियम है और इक्वल मैग्नीट्यूड है, तो वो क्या होगा, सेम लाइन इन द ऑपोजिट सेंस होगा। ठीक है, एक्शन जो होगा उसका वो कहाँ पे होगा, सेम लाइन इन द ऑपोजिट सेंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है उसको हम इतना डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। जिप्सम इज अ सीमेंट डिक्रीजेस द सेटिंग टाइम। The first compound of the cement which reacts with water is C2S. Bulking of sand is less when its particles are fine। देखिए यूजर ने ऑल ऑफ अबव आंसर दिया है, क्योंकि काफी सारे पेपर में पहले ऐसे होता था कि ऑल ऑफ अबव दिया है मतलब वही आंसर आता था। लेकिन अब आपको पता है ट्रेंड जो हुआ है 21 के बाद स्टार्ट, उसमें आपको नॉलेज अच्छा होना जरूरी है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ अबव आंसर जो है वो सही आंसर नहीं है। ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर है। जिप्सम इन सीमेंट डिक्रीजेस द सेटिंग टाइम। देखिए कोई भी रेसिड्यूअल है, हाँ, उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है ऑन द सेटिंग टाइम पे। तो जिप्सम जो है वो मिक्स होता है अंडर द वैक्यूम। अगर पॉसिबल है तो एग्जैक्ट वाटर पाउडर रेशियो जो है वो मिक्स किया जाता है। जिप्सम जो है, हाँ, वो वाटर में मिक्स हो जाता है, और इसीलिए जिप्सम इन द सीमेंट जो है वो सेटिंग टाइम जो है उसको डिक्रीज करता है, और इसीलिए ये स्टेटमेंट करेक्ट है, और इसलिए ऑप्शन ए जो है ये सही आंसर है। ठीक है, उसके बाद किस क्वेश्चन की बात करें, ये आपका जो है अगेन नॉन टेक का क्वेश्चन है जिसका सही आंसर बी है। उसके बाद क्वेश्चन की बात करें 54। बैटरीज डिफर फ्रॉम फ्यूल सेल इन दैट। बैटरीज जो है ये डिफर हो गई किससे, देखिए ऊपर के जो दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व किए ये सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन में आपको ये भी बताता जा रहा हूँ। अगर आपकी ब्रांच कोई भी है तो आपको वैसे पता चल ही जाएगा कौन से इंजीनियरिंग से है, लेकिन फिर भी बताता जा रहा हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। बैटरीज डिफर फ्रॉम द फ्यूल सेल इन दैट। देखिए तो बैटरी कैसे डिफर होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन जो है ब्रांच वहां से उठाया हुआ क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड क्वेश्चन है ये। A battery use the hydrogen and oxygen to create electricity. Battery use the polymer electrolyte membrane. A battery is a closed system. Battery differs from the fuel cell. Fuel cell जो होता है वो closed system नहीं होता, बैटरी जो होता है वो closed system होता है। तो इस मायने में बैटरी जो है वो फ्यूल सेल से डिफरेंट है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगेन गुजराती ग्रामर का क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर विद्यार्थी ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का अगेन इसी का क्वेश्चन है ये। तो एसेंशियल कंपोनेंट क्या है कम्युनिकेशन साइकिल का, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। फॉलोइंग एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द कम्युनिकेशन साइकिल, तो मैसेज, इंटरप्रेटर, ईमेल अकाउंट, इंटरनेट कनेक्शन। देखिए यहाँ पे यूजर ने जो है इंटरनेट कनेक्शन आंसर दे दिया है, लेकिन कोई भी कम्युनिकेशन जो होता है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैसेज। अगर मैसेज ही नहीं होगा तो कम्युनिकेशन कैसे होगा। हाँ, यहाँ पे कोई भी एक डिवाइस आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल कोई भी एक कम्युनिकेशन डिवाइस है, ठीक है। अगर आप इनपुट में कुछ दोगे ही नहीं तो आउटपुट कैसे आएगा, ठीक है। जैसे अभी आप कम्युनिकेशन, जैसे आप बात करें सिंपल, तो जैसे आप सुन रहे हो स्पीकर के थ्रू जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुन रहे हो, अगर मैं बोलूँगा ही नहीं तो आप सुनोगे कैसे, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। सो कम्युनिकेशन में एसेंशियल कंपोनेंट होता है मैसेज, और कम्युनिकेशन का मेन पर्पस ही यही होता है कि जो मैसेज जिस फॉर्म में आप ट्रांसमिट कर रहे हो उसी फॉर्म में रिसीव होना चाहिए। इसका मतलब जो मैं जिस फॉर्म में हिंदी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ तो आपको उसी फॉर्म में जैसा मैं बोल रहा हूँ क्लियरली डिलीवर होना चाहिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर जो मैं बोल रहा हूँ वो क्लियरली आपको डिलीवर नहीं हो रहा है या कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है तो प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। या इसका मतलब ये भी आप कह सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती तो वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है कि जिस इनपुट में जिस लैंग्वेज में दे रहा हूँ उस लैंग्वेज को आप आउटपुट में समझ ही नहीं पा रहे हो। हाँ, या तो आपको कन्वर्जन करके उसको फिर सुनना पड़ेगा, तो एक और कम्युनिकेशन का यूज करना पड़ेगा। तो इन शॉर्ट कोई भी कम्युनिकेशन जो होता है उसका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस जो होता है वो मैसेज का होता है। और कम्युनिकेशन का बहुत बेसिक फंडा ये है, कम्युनिकेशन अगर आपको सीखना है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन का जो पार्ट है उसके मैं बात कर रहा हूँ, तो उसमें एक ही फंडा याद रखो, ऑलवेज जो इनपुट में जो आ रहा है मैसेज वो सेम टू सेम मैसेज, मतलब अगर आप मैथमेटिकल टर्म्स में जाओ तो फॉर एग्जांपल ए साइन ओमेगा टी अगर मैं इनपुट में दे रहा हूं तो मुझे आउटपुट में भी ए साइन ओमेगा टी मिलना चाहिए और कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। ये मेरा कम्युनिकेशन है, ठीक है। सो कम्युनिकेशन में मैसेज इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ लिंक्स पर मीटर लेंथ ऑफ अ चेन आर, ठीक है। नंबर ऑफ लिंक्स पर मीटर ऑफ द चेन जो होता है ये चेन सर्वेइंग जो है सब्जेक्ट वहां से उठाया हुआ क्वेश्चन है, और यहाँ पे सही आंसर 5 है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अगेन नॉन टेक्निकल का आपका कंप्यूटर से क्वेश्चन है, एमएस वर्ड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जो है थोड़ा मैथमेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लिया है। A level when set up 25 meter from a peg A and 50 meter from peg B reads 2.847 on the staff held on A and 3.462 on the staff held on B. Keeping bubble at its center while reading, if a reduced level of A and B are 283.665 meter and 284.295 meter respectively, the collimation error पर 100 मीटर इज, देखिए थोड़ा मैथ्स है यहाँ पे, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए सबसे पहले तो ये बहुत ही सिंपल है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। एक्चुअल हाइट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है, तो देखिए लेवल जो है ए एंड बी के बीच का डिफरेंस जो है, देखिए बी का जो हाइट है वो 284.295 है, माइनस अगर मैं 283.665 करूंगा तो मुझे एक्चुअल हाइट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी मिलेगा। ये मैंने क्या किया, बी माइनस ए किया, ठीक है। तो यहाँ पे एक्चुअल हाइट डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी होगा, अगर आप ये सॉल्व करोगे तो 0.63 आएगा, ठीक है। अब हाइट डिफरेंट बिटवीन ए एंड बी बेस्ड ऑन स्टाफ रीडिंग, स्टाफ ने क्या रीडिंग किया था, देखिए स्टाफ हेल्ड ऑन ए, तो यहाँ पे रीडिंग ये था, तो देखिए वो कितना है उसकी बात करते हैं। तो स्टाफ हेड ऑन ए और यहाँ पे जो रीडिंग ले रहा है 3.462 माइनस बी का रीडिंग क्या है, मतलब यहाँ पे भी हम ए और बी का जो डिफरेंस है वो ले रहे हैं 2.847, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 0.615, ये दोनों का डिफरेंस मिलेगा
हाइट डिफरेंस बिटवीन द ए एंड बी बेस्ड ऑन स्टाफ रीडिंग। एक्चुअल हाइट डिफरेंस क्या है? एक्चुअल हाइट डिफरेंस ये है, बेस्ड ऑन स्टाफ रीडिंग जो डिफरेंस है वो ये है। तो डिस्टेंस कितना है? देखिए, एक 25 मीटर पे है, एक 50 मीटर पे है, तो अगेन 50 माइनस 25 करेंगे तो 25 मीटर का जो है ये एक्चुअल में डिस्टेंस है ए और बी के बीच में। ये क्या है? ये डिस्टेंस है, ये हाइट डिफरेंस है दोनों के बीच का, ठीक है। तो अब जो है आपको क्या करना है, कॉलिमेशन एरर एज पर 100 मीटर क्या होता है? तो कॉलिमेशन एरर एज पर 100 मीटर, क्योंकि एज पर 100 मीटर पूछा हुआ है, तो आपको जो एक्चुअल रीडिंग और हाइट डिफरेंस बेस्ड ऑन स्टाफ रीडिंग मिला है उसका आपको डिफरेंस लेना है और डिवाइड बाय 100/25 करोगे, क्योंकि 25 मीटर जो है वो आपका डिस्टेंस है इसलिए, ठीक है। तो ये अगर आप सॉल्व करोगे, मतलब हम करेंगे 0.63 माइनस 0.615 डिवाइड बाय, हम करेंगे सॉरी डिवाइड बाय नहीं हम, क्योंकि यहाँ पे हम जो है वो हाइट डिफरेंस ले रहे हैं, मतलब डिवाइड बाय हम 25 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, तो हमें जो है वो आंसर मिलेगा 0.060 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं अकॉर्डिंग टू दैट सही आंसर है 0.60 मीटर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो देखिए, ऐसे आप सॉल्व कर सकते हो इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उस क्वेश्चन में जो ऑप्शन डी है ये सही आंसर है, ठीक है। ये आपका मतलब अगेन नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है। हम बात करें इस क्वेश्चन नंबर 61 की। The minimum water content at which the soil retain its liquid state and also possesses small shearing strength against the following is known as। तो ये अगेन सिविल इंजीनियरिंग के जो ऊपर का मैथ्स था वो भी सिविल इंजीनियरिंग का क्वेश्चन था, ये भी सिविल का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिक्विड लिमिट जो है वो आंसर आएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए, तो बाकी के जो ऑप्शंस है उसकी हम थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है श्रिंकेज लिमिट, तो श्रिंकेज लिमिट क्या होता है? इट इज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट सॉलिड स्टेट एंड द सेमी सॉलिड स्टेट जो होता है उसमें जो मैक्सिमम वाटर कंटेंट होता है उसको श्रिंकेज लिमिट कहा जाता है, ठीक है। और प्लास्टिक लिमिट क्या होता है? मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल जस्ट बीइंग टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू अ 3 mm डायमीटर थ्रेड, तो इसे प्लास्टिक लिमिट कहा जाता है, ठीक है। लिक्विड लिमिट जो है यहाँ पे आपको दिया हुआ है मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल हैज लेस शेयरिंग रेजिस्टेंस, ठीक है, जो यहाँ पे आपको पूछा हुआ है। तो लेस देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है स्मॉल शेयरिंग स्ट्रेंथ, तो ये लिक्विड लिमिट जो है ये सही आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 62। पिक अप द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये सही आंसर है। द सीजी ऑफ द सेमी सर्कल इज एट द डिस्टेंस ऑफ r/2 फ्रॉम द सेंटर। ये बहुत ही मतलब सिंपल क्वेश्चन जो है आप कह सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये अगेन नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पे पूछा हुआ है। द मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट इज वन whose surface texture is, तो वो सरफेस टेक्सचर इज ग्लासी, वो मोस्ट यूजलेस एग्रीगेट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए सिंपल क्वेश्चन है जिसको हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। फाइंड द करेक्ट स्पेलिंग पूछा हुआ है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अगेन नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है ये। यहाँ पे एक नॉन टेक्निकल एक टेक्निकल या बीच में 2-3 टेक्निकल एक नॉन टेक्निकल ऐसे पूछ लिया है। मैं आपको बता दूं इस पेपर में जो 150 क्वेश्चन है उसमें से आपके 80 क्वेश्चन जो है, सॉरी अराउंड 90 क्वेश्चन जो है ये टेक्निकल क्वेश्चन है और 60 क्वेश्चन जो है नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है। ये 150 मार्क का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, जिसकी हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि कौन सी ब्रांच से कितने क्वेश्चन पूछ लिए हैं, उसका समरी भी मैं आपको लास्ट जो इसका पार्ट होगा इस वीडियो का उसमें आपको डिटेल में बताऊंगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 66। अ नंबर ऑफ मिनिमम पाइल्स रिक्वायर्ड टू सपोर्ट अ कॉलम, अगेन सर्वेइंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे ऑप्शन C3 इज द करेक्ट आंसर। देखिए जहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है उसको हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। इफ द फेलियर ऑफ द फाइनाइट स्लोप अकर्स टू अ टॉय इट इज नॉन एज द टॉय फेल्यूर। हाँ, अगर फेल्यूर ऑफ फाइनाइट स्लोप अकर्स थ्रू अ टॉय होता है तो उसे टॉय फेल्यूर कहते हैं।
अगेन अ सिंपल क्वेश्चन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन नॉन टेक्निकल क्वेश्चन, उस टाइम का मतलब जो कोच था उसका पूछा हुआ है, तो उस टाइम पे अनिल कुंबले कोच थे, अभी तो ये चेंज हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ द कॉन्क्रीट यूज, फॉर एंश्योरिंग क्वालिटी ऑफ द कॉन्क्रीट ग्रेडेड एग्रीगेट्स का यूज किया जाता है। सो ऑप्शन डी जो यहाँ पे यूजर ने करेक्ट किया है वो भी वही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 अगेन गुजराती का क्वेश्चन है। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन ए कन्हैयालाल मुंशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, एड्रेस बुक कंटेंट्स, एड्रेस बुक कंटेंट्स, देखिए ये जो क्वेश्चन है ये अगेन आईटी का क्वेश्चन है। ईमेल एड्रेस, फोन एड्रेस, पीपल नेम सब होगा एड्रेस बुक में। सो ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर। देखिए ये पहले अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, पहले ऐसा था कि जब भी ऑल ऑफ अबव ऑप्शन में हो तो मैक्सिमम चांसेस होते थे कि ऑल ऑफ अबव करेक्ट आंसर हो, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो एक बार चेक करके आप आंसर कीजिए। जब भी ऑल ऑफ अबव या ए एंड बी राइट, बी एंड सी राइट ऐसे ऑप्शन दिए हुए हैं तो क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए। आफ्टर कास्टिंग एन ऑर्डिनरी सीमेंट कॉन्क्रीट ऑन ड्राइंग, तो क्या होगा? आफ्टर कास्टिंग एन ऑर्डिनरी सीमेंट कॉन्क्रीट ऑन ड्राइंग श्रिंक होगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 72 है उसका सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 की बात करते हैं, अगेन नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है जहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 74, फॉर टेकिंग ऑफसेट विद एन ऑप्टिकल स्क्वायर ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द चेन साइड इट इज हेल्ड। देखिए तो इट इज हेल्ड बाय द लेफ्ट अपराइट, तो एक्चुअली ये जो है अगेन से इज द करेक्ट आंसर। देखिए सर्वेइंग के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे क्योंकि वो आपका पोस्ट का नाम ही सीनियर सर्वेयर है, तो सर्वेइंग सब्जेक्ट जो है ये तो आपको अच्छे से करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद का जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है उसका सही आंसर बी है। क्वेश्चन नंबर 76, इफ द होल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन इज 270 डिग्री, इट्स रिड्यूस बियरिंग क्या होगा? देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेम रहेगा 0 to 90 डिग्री में, ठीक है, आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट है तो उसमें 180 माइनस रिड्यूस बियरिंग होता है, ठीक है। मतलब क्या सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब आपको पता है 90 to 180 डिग्री, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट है तो उसमें रिड्यूस बियरिंग, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की हमने बात की, ये सेकेंड क्वाड्रेंट की बात की, ये थर्ड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, उसमें रिड्यूस बियरिंग माइनस 180 डिग्री होगा थर्ड क्वाड्रेंट है तो, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब आपको पता है 180 डिग्री टू 270 डिग्री, ठीक है। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट अगर है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अगेन 360 डिग्री माइनस रिड्यूस बियरिंग होगा। तो यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब आपको पता है क्या होगा आपका 270 से लेके 360 डिग्री तक। तो यहाँ पे सिंपल देखिए अब आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है वॉल सर्कल बियरिंग ऑफ लाइन इज 270 डिग्री, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? 270 डिग्री मतलब थर्ड क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब क्या होगा? रिड्यूस बियरिंग 270 माइनस 180, तो आपको मिल जाएगा 90 वेस्ट 90 साउथ, ठीक है। तो ये जो है आपका मतलब वेस्ट 90 डिग्री जो है ये आपका सही आंसर है, मतलब आपका सी जो है ये ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे जो है आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट कंटूर्स इज कॉल्ड एज, इसको कहते हैं कंटूर इंटरवल। सो ऑप्शन ए जो यहाँ पे दिया हुआ है ये सही आंसर है। कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन द टू एडजेसेंट कंटूर इज कॉल्ड एज कंटूर इंटरवल। It is a significant concept in the civil engineering, particularly in the surveying and the mapping जो होता है उसमें ये बहुत ही सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट है कंटूर इंटरवल का। तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
क्वेश्चन अगेन नॉन टेक्निकल का क्वेश्चन है जहाँ पे सी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 79 की। द सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द ट्राइंगल इज एट अ पॉइंट वेयर थ्री परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड ऑफ द ट्राइंगल मीट, बाइसेक्टर ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल मीट और द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल मीट। तो सेंटर ऑफ द ग्रेविटी ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, ये तो नॉर्मल मैथ्स से आपको पता है। व्हेन मीडियन ऑफ द ट्राइंगल्स मीट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिंगुलर फॉर्म, यहाँ पे अगेन नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, डाइस का सिंगुलर डाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द वैलिड डिक्लेरेशन विद इन द इंटरफेस डेफिनेशन। ठीक है, देखिए जावा प्रोग्रामिंग के रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको मतलब आईटी ब्रांच से है उसको तो पता ही होगा, बाकी जो सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच से है उसको पता नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, मतलब ये वैलिड डिक्लेरेशन कौन सा है, पब्लिक डबल मेथड, ये जो लिखा हुआ है वैलिड डिक्लेरेशन है। बाकी एक भी डिक्लेरेशन जो दिया है वो वैलिड डिक्लेरेशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। shear force at any section in the conjugate beam gives blank in actual beam। तो देखिए shear force at any section in the conjugate beam gives a slope in actual beam। देखिए shear force क्या होता है, shear force at any section of the conjugate beam is equal to the slope of the elastic curve at the corresponding section of the actual beam होता है। ठीक है, so bending moment at any section of the conjugate beam is equal to deflection of the elastic curve होता है। सो यहाँ पे आपको बैंडिंग मोमेंट के बारे में नहीं पूछा है, यहाँ पे आपको shear फोर्स के बारे में पूछा है, तो स्लोप जो है वो करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। moment required to produce a unit rotation, moment required to produce a unit rotation is called a stiffness। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए मोमेंट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट रोटेशन, इसको स्टिफनेस फैक्टर कहा जाता है। हाँ, द फॉर्मूला है कैलकुलेटिंग द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट नियर एंड ऑफ द प्रिस्मेटिक बीम थ्रू अ यूनिट एंगल। उसकी अगर बात करें तो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू 4EI डिवाइड बाय L। हाँ, इस फॉर्मूला के बेस क्वेश्चन भी आपको नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं। इन दिस फॉर्मूला m क्या है, m इज द मोमेंट रिक्वायर्ड टू रोटेट नियर एंड, E जो है वो मॉड्यूलस ऑफ द इलास्टिसिटी है ऑफ बीम मटेरियल, I जो है इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ऑफ द बीम क्रॉस सेक्शन, एंड L जो है वो लेंथ ऑफ द बीम है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है उसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में आपको बाकी सब वैल्यूज दे दे और पूछ ले मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है बता दो, तो ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 86। effluences in cement is caused due to an excess of, effluences in cement is caused due to an excess of alkalis। The most common cause of effluences in the cement is the excess of alkalis in the cement mixture। alkalis मतलब such as आप कह सकते हो sodium and potassium are naturally present in the cement and can cause the effluences when they react with the moisture in the atmosphere। So that's why effluences in the cement caused due to the excess of alkalis, and option C is the correct answer here। Next question, the coefficient of the compressibility of the soil is the ratio of, the coefficient of the compressibility of the soil is the ratio of the decrease in void ratio of the soil to increase in the effective stress। So it is the slope of the void ratio versus effective stress curve, and the coefficient of compressibility represent the volume change or settlement। So you can say it is the nothing but you can say strain to stress ratio। This is very important question, ये पीटा हुआ क्वेश्चन है सिविल इंजीनियरिंग में। सो ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। द कोएफिशिएंट ऑफ द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ द सॉइल इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेन टू स्ट्रेस इज द करेक्ट आंसर हियर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 73 जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है,
जिसका ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट आंसर है। देखिए 2016 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछते थे, 1 2 3 करेक्ट, 2 3 4 करेक्ट, ऐसा नहीं कि 21 के बाद ही पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर हैज। देखिए आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर की बात करें, अगेन ये ईसीई ब्रांच का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग का। तो यहाँ पे आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर में इनफाइनाइट बैंडविड्थ होता है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ पे आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर बात करें तो एक तो हो गया इनफाइनाइट बैंडविड्थ, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा होता है उसका इनफाइनाइट गेन, हाँ गेन जो होता है ये भी इनफाइनाइट होता है। तीसरा होता है उसका इनफाइनाइट इनपुट रेजिस्टेंस, उनका इनपुट रेजिस्टेंस जो होता है, हाँ आप आईआर कह सकते हो, ये भी इनफाइनाइट होता है। या तो आप उल्टा लिख लो, हाँ आर इनपुट ऐसा भी लिख सकते हो, आईआर में आप बोलोगे करंट है सर, तो आर इनपुट लिख लो, तो मतलब इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो भी इनफाइनाइट होता है। देन उसका आउटपुट जो इम्पीडेंस होता है, मतलब आउटपुट रेजिस्टेंस जो होता है, आर आउटपुट, हाँ ये जो होता है ये जीरो होता है, ठीक है। ये आपका जो आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर है उसका कैरेक्टरिस्टिक है। देखिए एक पूछा है तो दूसरा नेक्स्ट एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसलिए सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। इनफाइनाइट बैंडविड्थ तो आपको पहले ही बता दिया, मतलब बैंडविड्थ जो है वो इनफाइनाइट है। उसके बाद नॉइज जो होता है, हाँ उसमें वो ज़ीरो होता है, नॉइज जो है ये ज़ीरो होता है। और इनपुट ऑफसेट वोल्टेज जो होता है ये भी ज़ीरो होता है। तो ऑफसेट वोल्टेज यहाँ पे आप कह सकते हो ये भी क्या होता है, ज़ीरो होता है, ठीक है। नॉइज़ जो है ये भी ज़ीरो है। तो ये जो है ये आपका आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर जो है उसका कैरेक्टरिस्टिक है। एक और आप लिख सकते हो इनफाइनाइट स्लू रेट होता है, हाँ स्लू रेट करके एक जो है ये आइडियल ऑपरेशन एम्पलीफायर, मतलब ऑपरेशन एम्पलीफायर जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक है स्लू रेट, ये भी यहाँ पे क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो ये आइडियल ऑप एम्प की कैरेक्टरिस्टिक है। कोई भी एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कोई भी आपको पूछे तो आपको इतना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 जो यहाँ पे है, अगेन नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है जिसका सही आंसर ऑप्शन ए है, आप सॉल्व करके देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 91, डायोड सिमेट्रिक एरो पॉइंट्स टू बी द डायोड। देखिए डायोड का सिंबल पहले तो ड्रॉ करते हैं कि आपको पता चले कि एरो क्या है, ठीक है। तो ये डायोड है, यहाँ पे ये एनोड होता है, ये कैथोड होता है। तो ये जो एरो शो करता है यहाँ पे जो ये एरो दिखा रहा है, ठीक है, ये एरो कौन सी साइड होता है, एरो पॉइंट्स एरो है कैथोड की साइड, ठीक है। तो कैथोड लीड मतलब ऑप्शन डी इज द ग्रेट आंसर। और दूसरा जो ये एरो है एक्चुअली ये डायरेक्शन ऑफ करंट शो करता है, कौन सी डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा है, इसीलिए एक्चुअली सर्किट में डायोड को रखा जाता है टू शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पे दिया हुआ है, a blank stored program that is attached to a table or a view। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ट्रिगर, ऑप्शन बी। और ट्रिगर जो है एक स्टोर्ड प्रोग्राम है दैट इज अटैच टू अ टेबल ऑफ व्यू इन द RDBMS। देखिए ये आईटी कंप्यूटर ब्रांच जो है उसका क्वेश्चन है, जिसमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS करके एक सब्जेक्ट है, वहां से उठाया हुआ क्वेश्चन है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, RDBMS का मतलब ये होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, वहाँ से उठाया हुआ क्वेश्चन है। इज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर, मतलब ट्रिगर जो है दैट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ स्टोर्ड प्रोसीजर दैट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट व्हेन अ स्पेसिफिक इवेंट अकर्स इन द डेटाबेस, ठीक है। सो इसलिए ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें सी जो है वो करेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें से सारा स्टेटमेंट जो है वो सही है। क्रॉस स्टाफ इज यूज फॉर सेटिंग आउट राइट एंगल्स, बिल्कुल सही है। बॉक्स सेक्सटेंट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल एंगल्स, बिल्कुल सही है। ग्रेडियोमीटर इज यूज फॉर सेटिंग आउट एनी रिक्वायर्ड ग्रेडियंट, ये भी सही है। सो ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है जहाँ पे बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक अप द मेथड ऑफ सर्वेइंग इन विच द फील्ड ऑब्जर्वेशन एंड प्लॉटिंग प्रोसीड साइमल्टेनियसली फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो प्लान टेबल सर्वेइंग है। देखिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सर्वेइंग, ये जी हाँ जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं ये सब आपको पढ़ने हैं, हाँ क्योंकि सर्वेइंग जो है इसी का पोस्ट है और यही आप
आपको मतलब देखिए इस क्वेश्चन पेपर में भी अगर आप देख लीजिए तो यही आपको मैक्सिमम पूछेंगे, हाँ, सर्वेइंग के रिलेटेड। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। टोटल change in level along the line is equal to a total back sides to the reduced level of the last minus reduced level of the first point minus total four sides, the total rise minus total files. So these all are correct. So all of above is the correct answer. Again next question की बात करते हैं जो नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, that is the option C is the correct answer. Next question, the radius of the curvature of the arc of the bubble tube is generally capped at 100 meters. So option D is the correct answer here. And the last question of the second part, that is question number 100. Again non-technical question है, so option B is the correct answer here. उसके बाद का जो है मतलब हम पार्ट 3 में सॉल्व करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, हाँ, और पार्ट 3 में आपके लिए बहुत जल्द लेके आऊँगा। एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लग गया पार्ट 1 और पार्ट 2 के बीच में, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था और दूसरा मैं थोड़ा वेट भी कर रहा था कि आप में से काफ़ी लोग बोल रहे थे तो सिलेबस आ जाए, सिलेबस आ जाए। तो पहले सिलेबस आ जाए तो मैं आपको एग्जैक्टली बता सकूं कि क्या जो है वो होगा आपकी एग्ज़ाम में, इसलिए मैं थोड़ा वेट कर रहा था। लेकिन अब सिलेबस का वेट नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, पहले भी मैंने बताया, फिर से बता रहा हूँ, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, सर्वेइंग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हो तो आपको आता ही है, नहीं हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के हो, दूसरी ब्रांच के सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो इसी के सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स जो है मतलब बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स जिसे कहा जाता है, हाँ, वो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आप फर्स्ट ईयर में पढ़े हो वही आपको पढ़ना है। और आईटी कंप्यूटर की ब्रांच की बात करें तो अगर आपको आईटी कंप्यूटर से पढ़ना स्टार्ट करना है, मतलब आईटी और कंप्यूटर ब्रांच से, तो वहाँ से डेटा कम्युनिकेशन करके एक सब्जेक्ट है, हाँ, जिसका फ्रोजन करके एक बुक आता है जो बहुत ही बढ़िया बुक है, वहाँ से आप रेफर कर सकते हो। नेटवर्किंग जिसे कहा जाता है, क्योंकि वहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछेंगे। बाकी देखिए जावा प्रोग्रामिंग से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, डीबीएमएस से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर ये सब आप करने जाओगे तो विद इन टाइम मतलब 1-2 मंथ में कर पाना मुश्किल है, क्योंकि ये हर एक सब्जेक्ट करने के लिए मिनिमम आपको 15-20 दिन चाहिए। तो 1 मार्क के लिए इतना नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये 2 सब्जेक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, मतलब डेटा कम्युनिकेशन तो ईसी आईटी दोनों में आएगा, लेकिन बेसिक जो है आईटी का कंप्यूटर का जो भी आपको पूछेंगे, फॉर एग्जांपल कोई भी कंप्यूटर के रिलेटेड कुछ भी पूछ लिया तो वो तो आपको आएगा ही आएगा, वो तो आपका नॉन टेक्निकल में कवर हो ही जाएगा। तो ये 2 सब्जेक्ट है जो एक्सेप्ट सिविल ब्रांच के हैं, ये कर लीजिए। अगर आप इसी आईटी ब्रांच से हो तो सिविल ब्रांच से कुछ पढ़ना चाहते हो तो सर्वेइंग जो है, हाँ, सर्वेइंग में जो सर्वेयर का सिलेबस दिया हुआ है, वहाँ से जितने भी चेंज सर्वेइंग है, ये मतलब अलग-अलग सर्वेइंग भी बहुत सारे टाइप, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, हाँ, सर्वेइंग मतलब ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट है, उसमें भी आप मतलब सब सब्जेक्ट की बात करो तो 10 और बना सकते हो, क्योंकि अलग-अलग टाइप के बहुत सर्वेइंग है। तो वो सारे जो है, वो आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए तो आपका टेक्निकल जो है वो काफ़ी सारा कवर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में बात करेंगे रिमेनिंग 50 क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में अगेन हम बात करेंगे कि रेशियो क्या है। जो आपका ये क्वेश्चन पेपर है 150 मार्क का, उसमें कितने मार्क का सिविल का पूछा हुआ है, कितने मार्क का एसी का पूछा हुआ है, और कितने मार्क का आईटी का पूछा हुआ है, मतलब परसेंटेज ऑफ द रेशियो क्या है, इसकी भी हम बात करेंगे ताकि आपको आइडिया आ जाए कि एग्जैक्टली आपको कौन से सब्जेक्ट्स पे टेक्निकल में ज़्यादा फोकस करना है। काफ़ी लोग बोल रहे हैं नॉन टेक्निकल से हो जाएगा, मैं हर एक एग्जाम में बोलता हूँ देखिए जहाँ भी टेक्निकल पोर्शन होता है वहाँ पे ऑलवेज चेंज मेकर जो है वो टेक्निकल पार्ट ही होता है। नॉन टेक्निकल पार्ट जो है वो सब में इक्वल होगा, ऑलमोस्ट 5-6 मार्क का डिफरेंस क्रिएट करेगा, लेकिन जो कट ऑफ निकलेगा वो टेक्निकल जिसका अच्छा होगा, टेक्निकल जो अच्छा करेगा वहीं से निकलेगा, क्योंकि 120 मार्क का टेक्निकल है, यहाँ पे टेक्निकल का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। हाँ, तो आप रेशियो देखिए तो 60% टेक्निकल का रेशियो है। तो अगर वहाँ पे अगर आपने 120 में से काफ़ी लोग ने 80 भी कवर कर लिए तो वो निकल जाएंगे, और जो 120 में से आप मतलब काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो 50 कवर पार कर पाएंगे और टेक्निकल मतलब नॉन टेक्निकल बहुत अच्छा कर लेंगे, तो भी वो नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि टेक्निकल यहाँ पे अच्छा करना बहुत ही ज़रूरी है। तो टेक्निकल का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, अगर एग्ज़ाम जल्द आ रहा है तो टेक्निकल अच्छा करना बहुत ही ज़रूरी है। और कुछ भी अगर आपको डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी क्वेश्चन का आंसर गलत लग रहा है जो मैंने दिया हुआ है टेक्निकल पार्ट का,
नॉन टेक्निकल पार्ट का नहीं। हाँ, नॉन टेक्निकल पार्ट का आंसर इस बार मैंने इसलिए दिया कि पिछले पेपर सोल्यूशन के बाद काफ़ी कमेंट्स मुझे आ रहे थे टेलीग्राम चैनल पे कि सर आप नॉन टेक्निकल पार्ट्स के सिर्फ आंसर बता दीजिए, डिस्कस मत कीजिए, इसलिए इस बार मैंने आंसर्स जो है ऑलमोस्ट सारे बता दिए हैं, ठीक है। लेकिन इसको डिस्कस नहीं किया है, तो ये सही है, ये गलत है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ, टेक्निकल पार्ट जो मैंने आपको सॉल्व करवाया उसमें से कुछ भी आपको अगर गलत लग रहा है, वैसे गलत होगा नहीं क्योंकि मैंने काफ़ी रिसर्च करके बाद में ही आंसर बताए हुए हैं। तो अगर फिर भी आपको गलत लग रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। और अगर आपको मेरा पेपर सोल्यूशन अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए फ्रेंड्स। और अगर आपने बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जैसे ही मैं आपको नया वीडियो किसी वीक के बारे में लाऊं आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।